एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक नॉवल लिख रहा होता है। तभी उसके पास एडिटर का एक मैसेज आता है जिसमें एडिटर उसे एक न्यू नॉवल लिखने के लिए कहता है और करंट नॉवल को पूरा करने के लिए कहता है जिसमें राइटर को जियांग हाओचेन का एंड करना था। तभी राइटर की टाइपिंग के साथ साथ सीन भी शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं एक लड़का जिसका नाम जियांग हाओचेन है। वो बहुत स्पीड में कार चलाते हुए कहीं जा रहा होता है और तभी हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो मीडिया के सामने स्पीच दे रहा होता है कि तभी वहाँ जियांग हाओचेन आ जाता है और उसे धक्का मारता है। वहाँ पर खड़े गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए जाते हैं लेकिन जियांग हाओचेन उस लड़के को एक सीढ़ी दिखाता है और उसे कहता है अगर तुमने इन्हें नहीं रोका तो मैं तुम्हारा भांडा सबके सामने फोड़ दूंगा। वो लड़का गार्ड्स को दूर रहने के लिए कहता है। जियांग हाओचेन उससे कहता है मैं तुम पर बहुत भरोसा करता था, हम दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुमने धोखे से मेरी सारी कंपनियां अपने नाम करा ली। तभी वो लड़का जियांग हाओचेन से कहता है कि तुम अब बोर्ड मेंबर नहीं हो और तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी जियांग हाओचेन उसे कहता है मैं इस प्रेस के सामने तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा। तब वो उसे कहता है अगर तुमने मेरी पोल खोली तो याद रखना मैं अपने साथ साथ तुम्हारी सारी कंपनियों को लेकर डूबूंगा, और अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है वो तो तुम अगले जन्म में ही ले पाओगे। और ये सीडी मैंने पहले ही बोर्ड मेंबर को दिखा दिया है तो इसे दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी जियांग हाओचेन पीछे हट जाता है और गार्ड्स उसे पकड़ के वहां से ले जाते हैं। उनमें से एक गार्ड उसके सर पर जोर से मारता है। तभी हम देखते हैं ये तो सिर्फ एक स्टोरी है जो राइटर लिख रहा था। तभी राइटर को एक विजन आता है जिसमें जियांग हाओचेन उसे कहता है क्या तुम इस एंडिंग से खुश हो, क्या मेरी एंडिंग इस तरह होनी थी। तभी राइटर एडिटर के पास कॉल करता है और कहता है कि वो अपनी नई नॉवल में जियांग हाओचेन को ही हीरो रखना चाहते हैं, चाहे उसका चेहरा और नाम सेम ना हो, लेकिन मैं अपनी नई नॉवल में उसे ही हीरो रखना चाहता हूँ। एडिटर इसके लिए हाँ कर देता है क्योंकि उसे जल्द ही एक न्यू नॉवल चाहिए थी। तभी राइटर टाइपिंग शुरू करता है जिसके साथ साथ पूरी स्टोरी को रिवर्स में दिखाया जाता है, जहाँ दो सीन को एक साथ दिखाया जाता है। जहाँ एक तरफ गार्ड जियांग हाओचेन के सर पर हमला करता है, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी डायनेस्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का जंगल में भाग रहा होता है कि तभी उसके सर पर कोई जोर से हमला करता है। तभी सीन कट होता है और जिसके बाद एक ओल्ड डायनेस्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जो बेहोश पड़ा होता है। तभी उसे होश आता है तो वो अपने आप को देखकर हैरान हो जाता है। वो खुद को शीशे में देखता है, तब हमें पता चलता है कि ये तो जियांग हाओचेन है जिसकी आत्मा टाइम ट्रेवल करके पुराने ज़माने में आ गई है। जियांग हाओचेन की आत्मा एक निंगी नाम के लड़के के शरीर में आ जाती है। तभी निंगी अपने कमरे में से बाहर भाग के आता है तो वो बाहर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वह एक पुराने ज़माने का सीन लग रहा था। तभी वहाँ पर एक मेड आती है जिसका नाम चैन था। जियांग हाओचेन हड़बड़ाकर चैन से पूछता है कि मेरा नाम क्या है और मेरे माता पिता कहाँ हैं और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तब चैन उसे बताती है कि उसका नाम निंगी है और उसके माता पिता की कई सालों पहले डेथ हो चुकी है और उसका कोई दोस्त नहीं है और वो इस वक्त शू मैंशन में है और कल उसकी शादी उनकी लेडी से होने वाली है जिसके बाद वो घर जमाई बन जाएगा। यह सुनकर निंगी के तो पसीने छूट जाते, वो बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी चैन निंगी को दवाई पीने के लिए देती है जिसके बाद में निंगी को अपनी बीती हुई बातें याद आती है। जिसके बाद जियांग हाओचेन सोचता है कि जिंदगी ने उसे दोबारा मौका दिया है। उसके बाद जियांग हाओचेन चैन से पूछता है क्या मैं तुम्हारी मालकिन से मिल सकता हूँ, पर चैन उसे मिलने से मना कर देती है क्योंकि मिस लेडी अपनी न्यू शॉप की ओपनिंग में बिजी है। चैन निंगी से कहते कि तुम अब ठीक हो चुके हो तो शादी के कपड़े ट्राई करके देख लेना। इसके बाद सीन कट होता है और एक शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की कपड़ों पर डाई करने के लिए कलर बना रही होती है और वर्कर्स को कलर बनाने की नई ट्रिक बताती है। तभी हम देखते हैं ये इस ड्रामा की फीमेल एक्ट्रेस सू तेनर है जो अपनी नई शॉप की ओपनिंग के लिए बहुत ही खुश है। तभी वहाँ पर गार्ड चैंग आते हैं जो सू तेनर को बताते हैं कि यंग मास्टर निंगी को होश आ गया है और आपको उनसे मिलने जाना चाहिए, पर सू तेनर मना कर देती है क्योंकि वो अपनी नई शॉप की ओपनिंग में बिजी है। तभी गार्ड चैंग उससे कहते कि कल आपकी शादी है, इससे पहले एक बार अपनी वेडिंग ड्रेस को ट्राई कर लेना चाहिए। फेसिंग चेंज होता है और हम देखते हैं निंगी शादी के कपड़े ट्राई कर रहा होता है। वो सोचते हैं ना तो इस लड़की के बाइसेप से ना बॉडी है कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसने शादी की ड्रेस पहन रखी थी। निंगी को लगा कि यह वही लड़की है जिससे उसकी शादी होने वाली है। वो उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाता है। वो उसे
पीछे से देखकर सोचता है ये तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो निंगी उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक ओल्ड वुमेन थी। निंगी को लगा कि उसकी शादी एक ओल्ड वुमेन के साथ होने वाली है और इसलिए इन्हें घर जमाई की ज़रूरत है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता। तभी वहाँ चैन आती कि वो देखती कि आंट न्यू ने वेडिंग की ड्रेस पहन रखी थी। चैन गार्ड चैंग से पूछती है कि आंट न्यू ने सू तेनर की शादी के कपड़े क्यों पहन रखे हैं, तो गार्ड चैंग बताते हैं कि सू तेनर ने ही मुझसे कहा था क्योंकि आंट न्यू और लेडी का साइज सेम। तभी वो निंगी को देखते हैं जो शादी के कपड़ों में भागा जा रहा था। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकता और पलंग के नीचे जाकर छिप जाता है। उसे सब ढूंढने की कोशिश करते हैं पर उन्हें निंगी नहीं मिलता। तभी सू तेनर आती है और उसे पता चलता है कि यंग मास्टर निंगी गायब है और सब उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तभी ये बात सू तेनर की अंकल सू चौंकन को पता चलती है जो उनकी बेटी ने बताई थी। वो बताते हैं कि निंगी यहाँ से भाग गया है और जब से उसके सर पर डंडा पड़ा है तब से वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। ये बात सुनकर सू तेनर के अंकल बहुत ही खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं जिस कमरे में निंगी छिपा हुआ है वहीं सू तेनर के दादाजी और सभी बात कर रहे होते हैं। निंगी उन सब की बातों को सुन रहा होता है। सू तेनर के अंकल और उसका कज़न निंगी के बारे में बुरा भला कह रहा होता है कि तभी सू तेनर की मॉम कहती है कि शादी कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि सभी मेहमानों को पहले ही इनविटेशन दे दिया है। पर सू तेनर के अंकल उससे कहते कि उसे ऐसे आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए, उसे तो वो फैमिली की सन वो चैन से शादी करनी चाहिए और ये अकेली लड़की दुकान को नहीं संभाल सकती, आपको इसी दुकान की जिम्मेदारी नहीं दे सकते। सू तेनर अपने दादाजी से कहती है निंगी की तबीयत बहुत दिनों से खराब है और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी पलंग के नीचे से आवाज़ आने लगती है जहाँ निंगी छिपा था क्योंकि निंगी के कपड़ों में एक रेशमी कीड़ा चला गया था जिसकी वजह से उसे गुदगुदी हो रही थी। गार्ड्स पलंग के नीचे चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि निंगी तो इसके नीचे छिपा हुआ है। तभी सू तेनर का कज़न उसे बाहर निकालता है और दादाजी से कहता है कि ये जब से पलंग के नीचे छिपकर हमारी सारी बात सुन रहा है। निंगी उससे कहता है कि तुम अपनी बहन को परेशान करना बंद करो और मुझे पता है तुम दोनों बाप बेटी मिलकर दुकान को हड़पना चाहते हो और लड़कियां किसी भी चीज़ में किसी से कम नहीं होती और तुम्हारी बहन तुमसे ज़्यादा कपड़ों के बारे में जानती है। कपड़ों की दुकान पर ज़्यादातर औरतें ही आती है और वो तुमसे बेहतर उसे संभाल सकती है। निंगी दादाजी से कहता है कि वो सू तेनर से शादी नहीं कर सकता। तभी वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आंट हुई के पास जाता है और उनसे कहता है मुझे माफ़ करना बट मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आप ये मत सोचना कि मैं आपसे शादी के लिए मना इसलिए कर रहा हूँ कि आप ओल्ड हो, पर सच बात तो ये है कि मैं ही आपके लिए लायक नहीं हूँ। तभी आंट हुई कहती है कि तुम्हारी शादी मुझसे नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे खड़ी लड़की से होगी। तभी निंगी पीछे मुड़ता है और सू तेनर को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वह बहुत ही सुंदर। सू तेनर दादाजी से कहते हैं कि निंगी की तबीयत बहुत ही खराब है और गार्ड चैंग से कहकर उसे वहाँ से ले जाती है। दादाजी सू तेनर से कहते हैं ये तुम्हारी आपसी बात है और इसे तुम दोनों खुद सॉल्व करो। तेनर निंगी को एक हॉल में लेकर जाती है जहाँ निंगी उससे पूछता है कि हमारी फैमिली अच्छी दोस्त थी। सू तेनर कहती तुम्हारी फैमिली बहुत ही कर्ज में थी और मैं वो कर्ज चुका दूंगी और इसलिए तुम मुझसे शादी कर रही हो। मैं तुम्हें हर महीने की जेब खर्च दूंगी और तुम्हारी सुरक्षा करूंगी। तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और कल हमारी शादी है। हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट शादी होगी। जब तक मुझे हमारी फैमिली मोहर नहीं मिल जाती जब तक तुम मेरे हस्बैंड बन के रहोगी, लेकिन जब मुझे फैमिली की मोहर मिल जाएगी जब तुम आज़ाद हो जाओगी। निंगी सोचता है मैं भी तो सोचूं इतनी अमीर और सुंदर लड़की निंगी जैसे लड़की से शादी करने के लिए तैयार कैसे होगी। निंगी उसकी बात के लिए मान जाता है और उससे कहता है तुम्हारी जो शर्त है वो एक पेपर पर लिख दो। सो तेनर अपनी सारी शर्तों को एक पेपर पर लिख देती है और उस कॉन्ट्रैक्ट पर उसका अंगूठा लगवा देती है और निंगी को कमरे में से बाहर निकाल देती है और दूसरे कमरे में सोने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं सू तेनर के अंकल और उसके कज़न को जो बहुत खुश हो रहे होते कि निंगी की याददाश्त चली गई है तो कल सू तेनर की बहुत बेइज्जती होगी। वहीं सू तेनर की मॉम उसके पास जाती है। वो सू तेनर से पूछती है निंगी को क्या हुआ है। सू तेनर कहती है वो बस थोड़ा सा बीमार है। पर सू तेनर परेशान होती है क्योंकि कल उनकी शादी है और अगर निंगी शादी में आए मेहमान को नहीं पहचान पाया तो
तभी सू तेना सभी की पोर्ट्रेट बनाकर निंगी के कमरे में भेजती है, जहाँ गार्ड चैंग और चैन उसे कहते कि तुम्हें पूरी रात बैठकर इन सभी पोर्ट्रेट में बने चेहरे और नाम याद करनी है। निंगी उनके नाम और चेहरे याद करने लगता है और उन दोनों को बाहर भेज देता है। जब दोनों चले जाते हैं तो निंगी पोर्ट्रेट के नाम और चेहरे को याद करने की जगह वो जाके सो जाता है। सोते वक्त उसे बुरे बुरे सपने आते हैं, जिसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं सू तेनर की मॉम उसकी डैड से मिलने आती है। वो उनसे कहती है तुम्हें अपनी बेटी की शादी में आना चाहिए। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चैन निंगी से पूछती है क्या तुमने पोर्ट्रेट के सभी नाम और चेहरे अच्छी तरह से याद कर लिए हैं। निंगी कहता है मैं बहुत थका हुआ था इसलिए मैं जाके सो गया। इस पर चैन कहती है आपने नाम याद क्यों नहीं किए, इससे मालकिन को शर्मिंदा होना पड़ेगा। अभी गार्ड चैंग वहाँ डोली लेकर आ जाता है, जिसमें उसे निंगी को लेकर जाना था, लेकिन निंगी जाने के लिए मना कर देता है और निंगी अपने सारे कपड़े उतार कर फेंकने लगता है और वहीं पर ही बैठ जाता है। गार्ड चैंग उससे कहते कि तुम घर जमाई और घर जमाई डोली में ही बैठकर जाते हैं, लेकिन निंगी नहीं मानता। वो मना कर देता है कि मैं डोली में बैठकर नहीं जाऊंगा। यहीं पर ही फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है।